भारतीय नौसेना में एक टेक्नीशियन 30 मार्च 2026 की दोपहर के आसपास का वक्त हो रहा था। वो एक जंगल में जाता है। जब जंगल में पहुंचता है तो उसके हाथ में यानी कि उसके पास एक महिला का सर होता है, महिला के दोनों हाथ होते हैं, साथ ही उसका मोबाइल भी होता है। जंगल में ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां दूर दूर तक उसे कोई देख ना सके, जहां दूर दूर तक उसके पास आ ना सके। और उसी जगह जाने के बाद उसने उन सब सामान को रखता है। रखने के बाद कुछ लकड़ियों को इधर उधर से चुनता है। लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उसकी चिता बनाता है और चिता बनाने के बाद उसे जलाने की कोशिश कर रहा था। जब उसने चिता बना रहा था तब उस महिला का जो सर उस पर रखता है, दरअसल उस महिला की जो आंखें थी वो बंद नहीं हो पाती हैं। पलकें बंद ना होने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल आंखें खुली हुई हैं और वो इस सारा का सारा दृश्य वो अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रही थी। जैसे वो महिला देख रही थी, वो जो व्यक्ति है, जो टेक्नीशियन है, वो लगातार इधर से उधर नजर दौड़ा रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई इस दृश्य को जो ये काम कर रहा है, कहीं किसी की नज़र तो उस पर नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा है। वो जंगल में इधर उधर जाता था ये देखने के लिए कि किसी की नज़र तो नहीं है। तमाम कोशिश करने के बाद उसने लगभग 2 से ढाई घंटे लगे होंगे। उसके बाद उसने उस सर को और दोनों हाथों को पूरी तरह से ख़त्म करने की, यानी कि जलाने की कोशिश की। जला तो पाता है लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, एक ही बात तैर रही थी कि जो महिला है वो ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई हो, जो देख रही थी। इसी बीच वो इतना परेशान हो जाता है कि अभी तो मैंने सिर्फ उसके हाथ, उसके सर को जलाया है, बाकी जो हिस्सा है इसका क्या करूं क्या ना करूं। इतना वक्त इसमें लगा है तो उसमें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि ये तो छोटे हिस्से हैं, अभी तो बड़ा हिस्सा बाकी है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। घंटों वहाँ बैठा रहता है। घंटों बैठने के बाद वो अपने सबसे खास दोस्त को फ़ोन लगाता है। सबसे खास दोस्त को फ़ोन लगाने के बाद कहता है कि आज मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। दोस्त ने बड़े इत्मीनान से उसकी बातें सुनी। बातें सुनने के बाद कहा कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जैसा मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें वैसा वैसा करना होगा। जैसे जैसे बताता रहूँगा, अगर तुमने वैसा ही किया तो देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि यदि तुमने अपना दिमाग लगाने की कोशिश की तो देख लेना बात खराब हो जाएगी और तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे जैसे दोस्त ने कहा वैसे वैसे वो करता चला जाता है। लेकिन बात यहाँ से फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इतनी वायरल होती है कि ये दूसरे बहुत दूर के प्रदेश की घटना थी, समुद्र के किनारे की घटना थी और पूरे भारतवर्ष में ये आग की तरह फैल जाती है। जब लोगों को ये बात पता चली, भारतीय नौसेना में एक टेक्नीशियन इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आंध्र प्रदेश का एक जिला है विजयनगरम और विजयनगरम जिले का एक इलाका है राजम। राजम का रहने वाला चिन्नदाता रविंद्र, जो कि पेशे से भारतीय नौसेना में टेक्नीशियन होता है। उसकी पोस्टिंग होती है विशाखापट्टनम में और इंडियन नेवल शिप पर उसकी पोस्टिंग थी टेक्नीशियन के तौर पर। ये लॉकडाउन का समय चल रहा था, साल 2020 की बात है। वो ऐसी जगह फंस जाता है जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। घर से, परिवार से थोड़ा दूर था और परिवार से दूर होने की वजह से एक ही जगह रहता था, वहीं रहना सहना। अभी उसके पास कोई नहीं है, लेकिन अपना खाली वक्त कहाँ बिताए, तो उसके पास एक सहारा बन जाता है। सहारा था मोबाइल। मोबाइल में अक्सर या तो पिक्चर देखा करता था या वीडियो देखा करता था। इसी बीच में उसने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। इस एप्लीकेशन का नाम होता है मिंगल डेटिंग एप्लीकेशन। मिंगल डेटिंग एप्लीकेशन जैसे उसने डाउनलोड किया तो उसने उसमें लड़कियों को देखना शुरू किया। किसी से दोस्ती हो जाए, किसी से बातचीत हो, किसी को के दिल की बातें सुनी जाएं, अपनी दिल की बातें उससे करी जाएं। ऐसे ही उस मिंगल डेटिंग एप्लीकेशन के पन्ने पलटते पलटते उसके सामने एक लड़की आके टिक जाती है, रुक जाती है। लड़की का नाम होता है मोनिका। मोनिका भी उससे बातचीत करने में दिलचस्पी ले रही थी, इधर ये भी बातचीत करने में दिलचस्पी ले रहा है। दोनों ही बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, थोड़े से ही कुछ ही किलोमीटर के फासले से रहते थे। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और जैसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, वक्त आगे बढ़ने लगता है और इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। लॉकडाउन का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा था और इनके मिलने का दौर शुरू हो जाता है। सबसे पहले इन्होंने कोशिश की कि हम मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के लिए एक सिनेमा हॉल को उन्हें चुना। उन्होंने सोचा कि एक फिल्म भी देखेंगे, दोनों साथ रहेंगे, बातचीत करेंगे और किसी की हम पर नज़र भी नहीं पड़ेगी। कुछ इसी तरह से उन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद एक सिनेमा हॉल में पहुंच जाते हैं। मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती हैं और जब इनकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है, अब ये मुलाकातों का दौर ढूंढा करते थे। ऐसी जगह जहां पर कोई इन्हें देख ना सके, जहां इन्हें कोई पहचान ना सके। या तो वो पार्क होते थे या फिर वो कोई पिक्चर हॉल होते थे या फिर कोई ऐसी एकांत जगह होती थी दूर दराज, जहां पर ये आराम से बैठकर बातें कर सकें। इनकी बातों का सिलसिला चलता रहता है, दोस्ती गहरी होती चली जाती है। एक दूसरे के सुख दुख की बातें तो करते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने परिवार के बारे में कभी कोई ऐसी बातचीत नहीं की। ना परिवार को कभी ये बताया कि मेरी किसी लड़की से दोस्ती है, ना ही लड़की ने किसी को ये बताया
कि मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई है। जब ये खाली होते थे, जब इनका मिलने का मन होता था, तब तब ये मुलाकात क्या करते थे। साल 2024 आ जाता है और साल 2024 में जो ये लड़का है रविंद्र, रविंद्र की शादी की बात शुरू हो जाती है। रविंद्र अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी कर लेता है और ये बात इसने उस लड़की को बता ही दिया था। इस लड़की को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं होता है और ये ज़िंदगी इनकी भी आराम से चलती रहती है। शादी कर लेता है, उधर वो उस लड़की से जब मिलना मिलाना होता था तो उससे मुलाकातें भी होती रहती थीं। इसी बीच में इस लड़के ने, यानी कि जो टेक्नीशियन है रविंद्र, उसने विशाखापत्तनम का एक थाना लगता है गजुवाका, और गजुवाका थाना क्षेत्र में एलबी नगर इलाका है और एलबी नगर इलाके के अंतर्गत आने वाला एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है कीर्ति अपार्टमेंट। कीर्ति अपार्टमेंट में फ्लैट लेता है और अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने साथ फ्लैट में आकर रहना सहना शुरू कर देता है। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन लड़की के साथ कोई दिक्कत परेशानी होती थी तब वो अपने दिल की बात ज़रूर करती थी, जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका ने अक्सर उससे कुछ पैसे की डिमांड करना शुरू कर दिया और जैसे ही पैसे की डिमांड हुई तो ये बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट में, कहीं तो 3.5 लाख बताए जाते हैं तो कहीं 35 लाख की रकम बताई जाती है। एक्चुअल रकम कितनी है इसके बारे में सटीक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लड़की ने कुछ ज़्यादा ही पैसे उस लड़के से, रविंदर से ले लिए थे। जब पैसे लेते चली जाती है तो उसने अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की कि तुमने मुझसे कुछ उधार लिए थे मोनिका, मुझे वो पैसे वापस कर दो। मोनिका ने साफ साफ इनकार कर दिया, पैसे तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, लेकिन तुमने अगर ये पैसे देना बंद नहीं किया तो देख लेना, मैं तुम्हारी दुल्हन को सारी सब कुछ पूरी कहानी बता दूंगी। पूरी कहानी अगर बता दी जाएगी तो फिर देखना तुम्हारी दुल्हन तुमसे नाराज हो जाएगी, वो तुमसे दूर चली जाएगी और हो सकता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर हो जाए, हो सकता है कि तुम्हें जेल जाना पड़े। इस तरह की बातें थी। वो इसने उस लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो टेक्नीशियन इतना घबराने लगता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम दोनों मिले थे क्या, क्या एक दूसरे को टेंशन देने के लिए मिले थे। वो बार बार उस लड़की को समझाता था, लेकिन लड़की, ऐसा दावा किया जाता है कि लड़की मानती नहीं थी और वो अपनी आदतों से मजबूर हो जाती है। इसी बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है और उसकी शादीशुदा वाली ज़िंदगी में उसकी जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसका इंतज़ार किया जा रहा था बच्चा पैदा होने का, और जब बच्चा पैदा होने का टाइम नज़दीक आता है तो फरवरी 2026 में उसकी जो पत्नी होती है वो अपनी मायके पहुंच जाती है। मायके में राजम, जो कि विशाखा जो विजयनगरम ज़िला है, उसी जगह पहुंच जाती है अपने मायके में, वहां अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर देती है। इधर जो ये टेक्नीशियन है वो बिल्कुल अकेला है अपने इस विशाखापट्टनम के गजुवाका कीर्ति नगर अपार्टमेंट में। जब वहाँ रह रहा था तो इसी बीच में फिर से इनकी बातचीत का दौर शुरू हो जाता है और बातचीत चली रही थी। वो लड़की जब जब बात करती थी तब तब पैसे की डिमांड होती थी और धमकियाँ और दिया करती थी कि अगर कुछ भी कहा, रोका टोकी करने की कोशिश की तो पत्नी को पूरी कहानी बता दी जाएगी, फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल मच जाएगी। ऐसे ही 29 मार्च 2026 की ये बात है। 29 मार्च 2026 को उसने कहा कि शायद मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सरप्राइज़ ये है कि मेरी पत्नी यहाँ पे नहीं है, वो मायके गई हुई है। अगर मोनिका तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो आ जाओ अपार्टमेंट में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। 29 मार्च 2026 की दोपहर का समय था, लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। मोनिका फ्लैट पर पहुंच जाती है। फ्लैट पर आने के बाद करीब करीब 4-5 घंटे दोनों साथ रहते हैं। शाम का समय था और शाम का समय जब उसका जाने का वक्त आता है तभी वो लड़की कहती है कि देखो, मैं घर जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर रविंद्र साफ साफ मना कर देता है कि पैसे की क्या ज़रूरत है, पैसे क्यों बार बार मांगती हो। और उसने कहा कि मुझे अब मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा और मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था कि मेरी पत्नी को एक बच्चा भी पैदा हो गया है और मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ। तुम अपनी एक नई ज़िंदगी बना लो, अपनी नई ज़िंदगी में चले जाओ, तो इसलिए तुम मुझे परेशान मत करना। लेकिन लड़की थी, उसने कहा कि ये तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। इसी बात पर दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी मारपीट में बदल जाती है और मारपीट में बदलने के बाद उसने मौका देखते ही उस महिला का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के लिए उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। पूरी प्लानिंग ये कर रखी थी कि वो बाजार जाता है, बाजार जाने के बाद उसे कुछ ज़रूरत के सामान खरीदने थे। जब ज़रूरत के सामान खरीदने थे, जैसे चाकू लेना था, वहाँ चाकू उसे पसंद नहीं आता है, इसलिए उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया और एक भारी भरकम थोड़ा मजबूत सा उसने चाकू मंगाया। उसका मकसद ये था कि अगर लड़की नहीं मानेगी तो उसका फिर इंतज़ाम कर दिया जाएगा। ठीक ऐसे ही होता है। शाम का समय हो रहा था, उसने अपनी जो प्रेमिका होती है उसका मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद फिर उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े करना शुरू कर देता है, यानी कि गर्दन को वो अलग कर देता है, गर्दन के साथ उसने हाथों को दोनों को अलग कर दिया, हाथ के साथ उसने पैरों को अलग कर दिया और जो धड़ होता है, धड़ को भी उसने 2 हिस्सों में बांट देता है। अब उसने इन हिस्सों को, जो पैर और कूल्हा होता है, उसको एक बैग में पैक कर देता है। धड़ को फ्रीज के अंदर, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, बड़ा फ्रीज था, उसके अंदर रख देता है। बाकी जो सिर और हाथ होते हैं, उन सिर और हाथों को वो अपने पैक करने के बाद सीधा जंगल लेके जाता है। धरापले में एक जगह लगती है, धरापले में काफ़ी जंगल का एरिया है, वहाँ जाता है। जाने के बाद उस
महिला के उस बचे हुए उस शरीर को जो सर और हाथ लेकर गया था, वहां उसने जलाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसे कम से कम 3 घंटे से ज्यादा की मशक्कत करनी पड़ी। वो मशक्कत में जीत जो तो जाता है, लेकिन उसकी जो लड़की की आंखें होती हैं, लड़की की आंखें ऐसा लग रहा था पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख रही हैं, और उस दृश्य को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, क्योंकि वो दृश्य उसकी आंखों से जा ही नहीं रहा था, तैर रहा था लगातार। तभी उसने अपने दोस्त को फोन लगाया। 30 मार्च 2026 की जो वक्त हो रहा था, उस वक्त पे उसने फोन लगाया। फोन लगाने के बाद अपने दोस्त को ये पूरी कहानी बताई कि मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसने मुझसे इतने सारे पैसे उतार लिए, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा बच्चा भी पैदा हो गया है, मेरी साथ ही दिक्कत होगी, मैं करूँ तो क्या करूँ। दोस्त कहता है कि तुमने तो बड़ा अपराध कर दिया है, अगर तुम इस अपराध से जो भी हुआ है अभी भी अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पूरी कहानी बतानी चाहिए। यदि तुमने ये काम नहीं किया तो देख लेना, तुम्हें फांसी के फंदे से चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब दोस्त ये बात कहता है तब जाकर रविंद्र के अंदर एक हिम्मत आती है, और हिम्मत जब आती है तो वो गजुवाका पुलिस स्टेशन जो उसके कीर्ति अपार्टमेंट्स के पास में लगता है, वहाँ पहुँच जाता है। पुलिस वालों के पास जाने के बाद कहता है कि साहब मैंने इस तरह से एक लड़की की हत्या कर दी है, उसके जो कुछ हिस्सा है उसको जला दिया है, बाकी हिस्सा घर के अंदर रखा हुआ है। पुलिस वालों को शुरुआत में तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे क्या नशे में है, क्योंकि वो ऐसे दिमाग में था, नशे में ही था, क्योंकि उसकी जो दिमाग की शक्ति थी, ताकत थी, वो काम करने में असमर्थ हो रही थी। पुलिस वाले उसके साथ जाते हैं उसका अपार्टमेंट पे। अपार्टमेंट खुलवाया जाता है। अपार्टमेंट में जब जाते हैं तो वहाँ जगह जगह उसे ब्लड भी मिलता है पुलिस वालों को। साथ ही जो फ्रीज होता है, फ्रीज का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें धड़ रखा हुआ था, और एक बैग था, बैग के अंदर बाकी जो हिस्से थे जैसे पैर थे और कूल्हा था वो रखा हुआ था। इसे देखने के बाद पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था। तुरंत ही उसे गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ से लाश के जो हिस्से थे उन्हें अपने कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद फिर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस वाले वहीं पहुंचते हैं जहां पर जलाया गया था, जो सर था और हाथ थे। पुलिस वालों ने काफ़ी कोशिश की, वहां से जो भी अवशेष मिलते हैं, जो भी मिलता है उसको बरामद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी हिस्सा पुलिस को मिल नहीं पाया था जब तक ये हमने कहानी सुनाई थी। ये लड़की होती है मोनिका, उसके परिवार यानी कि उसके पिता वेणुगोपाल होते हैं, उनसे संपर्क किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की हत्या हो गई है। जब वो पुलिस से संपर्क साधते हैं तो पुलिस वालों से बता रहे थे कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी का किसी लड़के के साथ अफेयर भी हो सकता है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता तलाश कर रहे थे। जो बेटी है वो बैंक में काम कर रही थी, उसकी सरकारी नौकरी है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो उससे पैसे भी ले सकती है। इसमें जरूर कुछ न कुछ झोल है। वो उसकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसने ही इस बेटी का शोषण किया होगा, और जब बेटी ने इस बात का विरोध किया होगा तो उसने जरूर उसकी हत्या की होगी। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ये बात सही होनी चाहिए कि आखिरकार ये कितना सच बोल रहा है, मेरी बेटी का इसने कितना इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी थी। इसने उल्टे उसके पैसे खाए होंगे। जब पिता ने ये बात कही तो पुलिस वालों को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। कहानी किसकी सच है, टेक्नीशियन की या फिर जो पिता लड़की का बता रहा है उसकी कहानी सच है, ये पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन मोनिका भी इस दुनिया में नहीं रही। उसके शरीर के कई हिस्से हो चुके हैं, उसमें से कुछ हिस्से का अंतिम संस्कार हो जाएगा और कुछ हिस्से का अंतिम संस्कार हो चुका है, वो भी बिना रीति रिवाज के हिसाब से। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इतनी बड़ी बात थी, 2020 से ये कहानी चल रही थी। 5-6 साल दोनों साथ रहते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं, बातचीत करते हैं, फिल्म देखते हैं, कभी होटल जाते हैं, कभी होटल में रुकते हैं, तो कभी उसके कमरे पे आती है, तो कभी किसी पार्क में मुलाकातें होती हैं। लेकिन इस बात की भनक उसने किसी लड़की ने अपने परिवार में किसी को भी नहीं लगने दी, किसी दोस्त को भी नहीं लगने दी। ये वाकई अपने आप में आश्चर्य की बात है। और ये भी आश्चर्य की बात है कि रविंदर ने भी अपने परिवार वालों को ये भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि वो एक लड़की के संपर्क में था। पुलिस हर एक पहलू की जांच पड़ताल की वादा कर रही है और कह रही है कि पुलिस के जो भी दोषी होगा, जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जाते जाते मंजू गौतम है, आज इनका जन्मदिन है। मंजू गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें श्याम सुंदर यादव गुड़गांव से, ज्योति प्रकाश नोएडा से, किरण रवि रावत दिल्ली से, कलावती देवी, भूरी सिंह, कलीम खान हैदराबाद से, अली हसन, रोहिताश कुमार, सचिन यादव, सुरेंद्र कुमार कौशाम्बी से, शशिकांत निरंजन महाराष्ट्र से, मोहम्मद इस्तकबाल, अंकुश तिवारी, अनुज पंडित नोएडा से, प्रदीप पोस्टमैन, राम प्रताप राजस्थान से, आदित्य आनंद कोलकाता से, पुष्पा सिंह दिल्ली से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।